हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल दिस चैनल। तो हमने इसके पार्ट 1 में पार्लियामेंट चैप्टर के अपना लोकसभा राज्यसभा इलेक्शन कैसे होता है, स्पीकर, प्रोटम स्पीकर एंड टेन्योर, ये सब देखा था। आज हम पार्ट 2 के अंदर अपना आरपी एक्ट देखेंगे। 1951 एंड 1950 में क्या डिफरेंस है। मेजर क्वेश्चन आर, ठीक है, आपका इम्पीचमेंट कैसे होता है, किस किस तरीके, सॉरी, इम्पीचमेंट एंड प्रोसेस ऑफ जो बिल होता है ऑर्डिनरी बिल के रिगार्डिंग, ठीक है, वो सब देखेंगे हम। अपना इमरजेंसी की पावर्स देखेंगे कि लोकसभा की कैसी है, राज्यसभा की कैसी, किस किस केसेस में इक्वल पावर है एज वेल एज किस में अनइक्वल पावर है, किस में ज़्यादा किस में कम, ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपना क्वेश्चन आर। देखो, क्वेश्चन आर में क्या होता है, आपकी जो सिटिंग होती है हाउस की, वो सबसे फर्स्ट आर जो सिटिंग होती है उसको बोला जाता है क्वेश्चन आर, ठीक है। इसमें जितने भी आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो क्वेश्चंस पूछते हैं मिनिस्टर से, ठीक है। दे विल आस्क द क्वेश्चन टू द मिनिस्टर्स, ठीक है। अब जो क्वेश्चन है आपके वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्टेयर्ड क्वेश्चन एंड सेकंड वन इज अनस्टेयर्ड क्वेश्चन। स्टेयर्ड मतलब होता है वर्बल क्वेश्चन एंड अनस्टेयर्ड मतलब होता है रिटर्न क्वेश्चन, ठीक है। या फिर आप इसको स्टार क्वेश्चन भी बोल सकते हो, जैसे आपका मन करेगा, लेकिन उस पर ऐसे स्टार बना हुआ होगा, मतलब स्टार किसे आप याद रख सकते हो एक तरीके से, तो वो वर्बल होंगे, ठीक है, और अनस्टार्ड होंगे वो रिटर्न होंगे। अब इसकी ट्रिक क्या रहेगी, ठीक है, बहुत ईजी तरीके से आपको बता देती हूँ ताकि आपको पेपर में कन्फ्यूजन ही ना रहे। देखो, जब हम अपना एग्जाम्पल क्यों ले, मान लो ये एक राम है और ये राम की कोई फ्रेंड है, मान लेते हैं शीतल, ठीक है। ये राम है और ये शीतल है, ठीक है, और ये दोनों रात में अपनी छत पे बाहर बैठे हुए हैं तारों की छाँव में, और ऊपर है तारे, ठीक है, आसमान में, और ये है हमारा चंदा मामा। तो ये लोग आपस में बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि देखो आज तो तारे बहुत अच्छे लग रहे हैं, आज तो स्टार्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, ठीक है। सो दे वर कम्युनिकेटिंग वर्बली दैट आज तो तारे जो है आसमान में, स्टार्स जो है बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो जितने भी आपके स्टार्स, देखो इन्होंने वर्बली बोला ना, सो वर्बली बोला स्टार्स के बारे में। तो जितने भी स्टार वाले क्वेश्चंस होंगे वो क्या होंगे, वर्बल। जिंदगी में आप कभी नहीं भूलोगे, दिस इज द बेस्ट ट्रिक, और इसी से ही मैंने भी लर्न किया था। और यूपीएससी कंफ्यूजिंग, जहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन होती है वहाँ पे क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो जो बच गया अनस्टार्ड वो हो गए रिटर्न, ठीक है। अच्छा, जो प्राइवेट मेंबर होते हैं वो हाउस के मेंबर्स होते हैं बट वो मिनिस्टर नहीं होते। इसमें डिफरेंस क्या है सब बता के छोड़ देते हैं। देखो, अगर ये आपका पूरा पार्लियामेंट है, ठीक है, तो जो प्राइवेट मेंबर है वो ये एमपीज तो हैं, ये सारे एमपीज है, ठीक है, लेकिन इसमें से जो सेंटर वाले आदमी है सिर्फ ये जो है, आप इनके पास मिनिस्ट्री भी है, मतलब जैसे रेलवे मिनिस्ट्री हो गई, फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गई, होम मिनिस्ट्री हो गई, तो अलग अलग जो पोर्टफोलियो जिनको बोला जाता है सो होते हैं, वो होते हैं आपके मिनिस्टर्स, ठीक है। उसके अलावा आपके सारे एमपी तो होते हैं, दैट इज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। अब प्राइवेट मेंबर क्या बिल को इंट्रोड्यूस कर सकता है, सो यस, वो ऑर्डिनरी बिल को भी कर सकता है पार्लियामेंट का, नॉट इन लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ठीक है। मनी बिल को भी कर सकता है और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को भी कर सकता है, ठीक है। अब आते हैं हम डिस्क्वालिफिकेशन पे। हमने ये पढ़ लिया है कि कैसे कैसे मेंबर्स इलेक्ट होके आते हैं, लेकिन अगर उनको डिस्क्वालीफाई करना हो, उनको हटाना हो, तो कैसे। सो आर्टिकल 102 में ये प्रोविजन दिया गया है, और इसके ग्राउंड से आपके या तो सिटीजनशिप चली जाए उसकी, या अनसाउंड माइंड हो, या इंसॉल्वेंट हो, या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हो, मतलब दो जगह से उसको पैसा आ रहा हो, ठीक है। इन चारों केसेस में मैंने अलग से लिख दिया है किस तरीके से जो रिमूवल होगा और वो किसके एडवाइस पे होगा। सो प्रेसिडेंट रिमूव करेंगे। अब प्रेसिडेंट खुद की मर्जी से तो कुछ करते हैं नहीं। सो ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सिर्फ 4 ही केसेस है। सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसमें बोल देंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो एडवाइस है ये बाइंडिंग है प्रेसिडेंट के ऊपर। ऊपर वाले 4 आपने देखे अपने, ये थे आपके ये वाले ग्राउंड्स रिमूवल के। अब जो आरपी एक्ट 1951 में बोला गया है, ठीक है, वो अलग है। वो उसमें बोला गया कि कोई इलेक्शन के ड्यूरिंग ऑफेंस हो, सोशली वो इनएक्टिव हो, ठीक है, या फिर ब्राइबरी के केस में फंस गए हो, या उनको जेल हो रखी हो 2 साल से ज़्यादा की, इसमें भी आपके प्रेसिडेंट रिमूव करेंगे ऑन द एडवाइस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। लेकिन यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछेगा, वो बोल देगा कि इलेक्शन ऑफेंस जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है, नहीं, वो आपका आरपीए में गिवन है। कॉन्स्टिट्यूशन में आपकी सिटीजनशिप है, अनसाउंड माइंड, इंसॉल्वेंट और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है। तो ये आपको ध्यान रखना है बस, ये नीचे वाले आरपीए के, ऊपर वाले आपके कॉन्स्टिट्यूशन के। अब जो एंटी डिफेक्शन लॉ लगता है, 3 तरीके से रिमूवल हो गया ना, कॉन्स्टिट्यूशनल, आरपीए, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट हो गया, और एंटी डिफेक्शन। इसमें कैसे लगेगा, देखो एक बार पूरा पढ़ते फिर मैं बताऊंगी पर्सनल और इनसाइड का मतलब क्या है। यहाँ पे जो स्पीकर या चेयरमैन है वो इसमें डिसाइड करते हैं, ठीक है। अब वो क्यों डिसाइड करेंगे, क्योंकि आप देखो खुद पढ़ो, देखो जो इसमें क्या होता है, आपके 4 केसेस होते हैं मेनली। अगर कोई भी इंडिपेंडेंट एमपी है, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, स्टेट में तो कोई भी एमएलए है, अगर उन्होंने कोई भी पार्टी ज्वाइन कर ली है बाद में,
ठीक है, तो उन पे एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाएगा। क्यों लगेगा? जब आप चुने गए थे तो आप एज एन इंडिपेंडेंट लोगों ने आपको वोट किया था, देखे कि भाई इससे उम्मीद है ये कुछ कर सकता है। लेटर ऑन आपने कोई भी करप्टेड पार्टी को ज्वाइन कर लिया, ठीक है। सो अब तो आप पे एंटी डिफेक्शन लॉ लगेगा ना, क्योंकि आपने लोगों का भरोसा तोड़ा। उन्होंने तो आपको एज एन इंडिविजुअल वोट दिया था, तो कोई पार्टी के तहत थोड़ी दिया था, ठीक है। या कोई नॉमिनेटेड मेंबर जो है MP मतलब, ठीक है, वो विद इन 6 मंथ्स को पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो ठीक है। लेकिन अगर वो आफ्टर 6 मंथ्स ज्वाइन करेगा तो भी एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाएगा उस पर, ठीक है। या विप ऑफ पार्टी को डिसोबे करना, एक विप होता है हाउस में जो सारी डेली प्रोसीडिंग्स को, जो सबको बुलाने का काम करेगा, सबको बताएगा आज इस पे आपको येस बोलना है, इस डिसीजन पे आपको नो बोलना है। सो उसके डिसीजन को आप डिसोबे करो, मतलब आप अपनी पार्टी के साथ नहीं चल रहे हो। या और ये सब करने का कोई टाइम पीरियड नहीं है अपने पास, ठीक है। कोई टाइम फ्रेम गिवन नहीं है स्पीकर के पास और चेयरमैन के पास कि उनको कब तक एंटी डिफेक्शन में बताना है। अब देखो ये सारी चीज़ें कहाँ हो रही है हाउस के अंदर, कि अगर इंडिपेंडेंट MP कोई ज्वाइन कर रहा है पार्टी को, या नॉमिनेटेड मेंबर 6 महीने के बाद ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। इसको याद रखने का सीधा सा तरीका है, भाई कॉन्स्टिट्यूशन में 6 महीने बहुत होते हैं। आपको 6 महीने दे दिए, अब तब भी अपना डिसीजन नहीं ले पाए, तो अब 6 महीने बाद ले रहे हो, है ना, तो इसलिए आप पे लग जाएगा एंटी डिफेक्शन। सो ये सब हाउस के अंदर हो रहा है, इसलिए इसको एंटी डिफेक्शन को कौन डिक्लेयर करता है? लोकसभा में स्पीकर और राज्यसभा में चेयरमैन। अब आप समझे मैंने पर्सनल और इनसाइड क्यों लिखा है। ये बाहर हो रहा है हाउस के, दिस वन ये वाला RP 1951 हो गया, या मतलब ये ग्राउंड जो है ना आपके बाहर के सिटीजनशिप का हो गया, इसलिए इसमें प्रेसिडेंट रिमूव करेंगे ऑन द एडवाइस ऑफ ECI, ठीक है। लेकिन एंटी डिफेक्शन वाले में आपके स्पीकर जो है बताएंगे या वो करेंगे। लेकिन उसका कोई क्वेश्चन आ जाता है अगर टाइम फ्रेम है या कोई टाइम लिमिट है स्पीकर चेयरमैन के पास, तो नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसमें ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है कि पावर्स के बारे में। लोकसभा की पावर कहाँ इक्वल है राज्यसभा से, कहाँ ज़्यादा है और कहाँ कम है, ठीक है। देखो जो ऑर्डिनरी बिल आता है, वो कोई भी बिल, नॉर्मल बिल को ऑर्डिनरी बिल बोलेंगे हम, ठीक है, नॉर्मल बिल को, वो लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है, राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस हो सकता है। लोकसभा में पास हो सकता है, राज्यसभा में भी पास हो सकता है, और जॉइंट सेटिंग भी अलाउड है दो ऑर्डिनरी बिल पे, ठीक है, नॉर्मल बिल पे। अब आते हैं इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। अगर हमें प्रेसिडेंट को रिमूव करना है, ठीक है, या उनके इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी चीज़ है, तो यस आप लोकसभा राज्यसभा दोनों में इंट्रोड्यूस करा सकते हो, दोनों में उस बिल को पास करा सकते हो, ठीक है। और हमने पढ़ा था, हमने लास्ट वीडियो में देखा भी, जिसमें हमने अपना एग्जीक्यूटिव पार्ट किया है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर वाला। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है, गो एंड चेक, ठीक है। बहुत छोटी सी वीडियो, हमने मेरे ख्याल से 15 मिनट की वीडियो की, 15 से 20 मिनट में हमने कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। तो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट हमने कैसे देखा था? स्पेशल मेजोरिटी से, दैट इज 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, और आपकी मोर देन 50% तो होती ही है, ठीक है। अब आते हैं रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज हो गया, कैग, कॉम्प्ट्रोलर, ऑडिटर जनरल हो गया, चीफ इलेक्शन कमीशन हो गए, CEC, ठीक है। इनके रिगार्डिंग भी कोई भी जो बिल है वो आप किसी भी हाउस में ला सकते हो पहले और फिर पास करा सकते हो। अब यहाँ पे आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जज हमने कैसे पढ़ा था, वीडियो को पॉज करके। बट मैं आपको बता देती हूँ, ये भी स्पेशल मेजोरिटी से ही होता है। लास्ट में मेजोरिटी भी देखेंगे, 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है, प्रेजेंट एंड वोटिंग के 2/3। और प्रोसेस कैसे होता था कि पहले आपकी एक कमेटी बनती थी 3 मेंबर जूरिस्ट की, ठीक है। वो जब गिल्टी प्रूफ करते थे, सबसे पहले तो मोशन आता था स्पीकर के पास या चेयरमैन के पास, ठीक है। उसके बाद वो डिसाइड करते थे उनको मोशन एक्सेप्ट करना है या नहीं। फिर वो एक 3 मेंबर कमेटी बनाएंगे जजेस की। अगर उन्होंने गिल्टी प्रूफ कर दिया तो 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस मोर देन 50% से आपका जो है पास हो जाएगा, और उसके बाद उनको रिमूव किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को, ठीक है। सो दिस वन इज फॉर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट एंड दिस इज फॉर प्रेसिडेंट। मैंने आपको साथ के साथ रिवाइज करा दिया, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। अब इसके बाद अप्रूवल ऑफ इमरजेंसी, लोकसभा राज्यसभा अप्रूव कोई भी कर सकता है, लेकिन अभी देखना जब आपको इमरजेंसी हटाने की बात आएगी ना, तो लोकसभा की पावर ज़्यादा होती है। सो अप्रूवल में लोकसभा राज्यसभा कोई भी अप्रूव कर सकता है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। देखो जो मनी बिल होता है आपका, वो केवल और केवल लोकसभा में आएगा, राज्यसभा में नहीं आएगा, ठीक है। अब इसका रीज़न क्या है? जो आपका मनी बिल है वो स्पीकर डिसाइड करता है कि ये मनी बिल है या मनी बिल नहीं है, क्योंकि लोकसभा में जो मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड बाय होते हैं पीपल ऑफ कंट्री, पीपल ऑफ नेशन से, और पैसा किसका? टैक्स पेयर्स मनी है, ठीक है। सो इसलिए मनी बिल कहा था सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में, ठीक है, समझ गए आप? क्योंकि आपके लोगों ने डायरेक्ट सरकार चुनी है लोकसभा में, लोगों को MPs को डायरेक्टली भेजा गया है, और टैक्स पेयर्स मनी है मनी बिल, ठीक है। वहीं से तो पैसा आ रहा है ना आपका CFI से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, है ना। सो इसलिए लोकसभा में केवल और केवल मनी बिल आता है।
और 14 डेज का टाइम पीरियड होता है राज्यसभा के पास, ठीक है। राज्यसभा उसको अमेंड नहीं कर सकती है, रिजेक्ट नहीं कर सकती, सिर्फ डिस्कस कर सकती है। सो यूपीएससी यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है, कैन राज्यसभा डिस्कस मनी बिल? सो यस दे कैन डिस्कस। डिस्कस तो कोई भी कर सकता है, डिस्कस तो आप और मैं भी कर रहे हैं, अभी ये वीडियो बन रही है। सो वी आर डिस्कसिंग ना। अगर मैं यहाँ पे एक मनी बिल का प्रोविजन खोल दूँ, सो हम डिस्कस कर रहे हैं मनी बिल को, सो उसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। आर्टिकल 110 जो है आपका टैक्स से रिलेटेड बात करता है, मनी बिल में क्या क्या प्रोविजंस है, बेसिकली उसी का फर्दर है कि हम मनी बोरो कर सकते हैं। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जो पैसा उसके रिगार्डिंग बात करेगा, पब्लिक अकाउंट फंड PAF में जो पैसा है उससे रिगार्डिंग बात करेगा, एंड कंटिजेंसी फंड में जो पैसा है मनी से रिलेटेड, ये जो है आर्टिकल 110 जो आपका बात करता है। सो कई बार स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए मैंने मेंशन कर दिया आपको, ठीक है, कि आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हो। देन इमरजेंसी का प्रोविजन देखो, जब इमरजेंसी कंटिन्यू करनी है, एक बार इमरजेंसी लग गई, ठीक है, अगर कंटिन्यू करनी है तो वोटिंग होगी, लोकसभा और राज्यसभा में इक्वल पावर है। अगर डिसकंटिन्यू करने तो लोकसभा की पावर ज़्यादा है राज्यसभा से, लोकसभा आएगा और डिसकंटिन्यू कर देगा, ठीक है। ध्यान रखना है, मैं इमरजेंसी में अलग से भी बताऊंगी प्रोसेस क्या है। अभी पार्लियामेंट चैप्टर में आपको ये याद रखना है कि कंटिन्यू करनी है तो लोकसभा राज्यसभा वोटिंग करेंगे इन इक्वल टर्म्स ऑफ पावर। डिसकंटिन्यू करना है तो लोकसभा के पास ज़्यादा पावर है, वो हटा देगा, उसके बाद इमरजेंसी जो है टर्मिनेट हो जाएगी। बजट कहाँ आता है आपका? लोकसभा में आता है, लेकिन यूपीएससी ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा बजट आता है। यूपीएससी पूछेगा कैन राज्यसभा डिस्कस द प्रोविजंस ऑफ द बजट? यस दे कैन डिस्कस, बट दे कांट वोट। इसका फिर रीजन ये है, आपको रटना बिल्कुल नहीं है। बजट किससे रिलेटेड है? फाइनेंस से मेजरली। इन्वॉल्व है मनी, अब इसमें पैसा इन्वॉल्व हो गया बजट में, ठीक है। अब क्या मतलब? पैसा इन्वॉल्व है बजट में आपके, ठीक है। और पैसा के जो पावर है वो सिर्फ उसी के पास रहेगी जिसको लोगों ने चुन के भेजा, लोगों की सरकार के पास। तो लोगों की सरकार कौन सी है? लोकसभा। इसलिए केवल और केवल बजट पे जो वोट की जाते हैं वो लोकसभा में की जाती है, बट डिस्कशन लोकसभा राज्यसभा दोनों में होता है। फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन, सरकार को कहाँ से हटाओगे? राज्यसभा तो आपका परमानेंट हाउस है ना, तो अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आना है तो उसका इंट्रोडक्शन भी लोकसभा में होगा, वोटिंग भी केवल और केवल लोकसभा में ही होगी। राज्यसभा इज द परमानेंट हाउस जिसके मेंबर्स की टर्म जो होती है वो 6 ईयर की होती है, और हर 2 साल के बाद 1/3 मेंबर आपके जो है रिटायर हो जाते हैं राज्यसभा में। बट आपका जो लोकसभा है वो टेम्पररी हाउस है, वो 5 ईयर्स का है, ठीक है। राज्यसभा इज परमानेंट हाउस, ठीक है। अब थर्ड केस आता है जिसमें राज्यसभा की पावर ज़्यादा है लोकसभा से। राज्यसभा जो है ऑथराइज करते हैं पार्लियामेंट को स्टेट सब्जेक्ट पे लॉज बनाने के लिए, सिर्फ राज्यसभा ही कर सकती है। ऑल इंडिया सर्विसेज बनाने आपके IAS, ठीक है, IPS, ये सारी सर्विसेज ऑल इंडिया जो है ये राज्यसभा बनाएगी। वाइस प्रेसिडेंट का जो रिमूवल होता है वो राज्यसभा में इफेक्टिव मेजोरिटी से होता है और लोकसभा में सिंपल मेजोरिटी से होगा। क्यों? क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट इज ऑल्सो नोन एज द चेयरमैन ऑफ द हाउस। तो जिस हाउस में वो चेयरमैन है उस हाउस में इफेक्टिव मेजोरिटी आएगी, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अगर यही मैं आपको लोकसभा में लोकसभा का आपका रिमूवल बोलो स्पीकर का, तो स्पीकर का जो रिमूवल होगा लोकसभा में वो होगा आपका इफेक्टिव मेजोरिटी से, ठीक है। सिमिलरली आपके जो चेयरमैन है उनका जो रिमूवल हो रहा है राज्यसभा में वो होगा इफेक्टिव मेजोरिटी से, क्योंकि वो उस हाउस के चेयरमैन भी हैं, और लोकसभा में आएगा सिंपल मेजोरिटी से, ठीक है। आगे चलते हैं अब हमने देखनी है लास्ट में हमारी कुछ मेजोरिटी है, मैंने अलग से लिख दिया ताकि आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन नहीं हो। देखो जो एब्सोल्यूट मेजोरिटी होती है वो टोटल का हाफ, मतलब टोटल का 50% हो गया, टोटल हाफ ऑफ 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप, ठीक है। इसी को हम एब्सोल्यूट मेजोरिटी बोलते हैं। मतलब जितनी भी स्ट्रेंथ है, मान लो 500 की स्ट्रेंथ है तो इसका सीधा सीधा आप हाफ कर दो, तो 250 से ज़्यादा, ठीक है। सो बेसिकली इसका यूज़ किया जाता है जब हम गवर्नमेंट को बनाते हैं ना, तो प्रेसिडेंट साहब जब गवर्नमेंट को बनाते हैं तब देखते हैं मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी है प्रेजेंट एंड वोटिंग का 50%। अब आप सोचोगे इनमें कंफ्यूजन हो जाएगी, नहीं होगी। तो सिंपल मतलब सीधी चीज़ रखनी है आपको। सो जितने आए हैं और उसमें से जितने वोट करे हैं उसका 50%। सिंपल मतलब सीधा सीधा क्या होगा? जितने लोग आए हैं आज और उसमें से जितने भी आपके वोट कर रहे हैं उसका बस 50%। ये ट्रिक याद रखना। एब्सोल्यूट में, एब्सोल्यूट मतलब मैं बोलती हूँ मुझे एब्सोल्यूट रोटी चाहिए, कंप्लीट रोटी चाहिए, मुझे आधी नहीं चाहिए, ठीक है। मैं बोलती हूँ मुझे एब्सोल्यूट राइस चाहिए, मतलब सारे चावल चाहिए, तो टोटल का 50% हो गया एब्सोल्यूट। इस ट्रिक से याद रखना, आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे एब्सोल्यूट में टोटल था या सिंपल में टोटल था। स्पेशल मेजोरिटी जो होती है ना आपकी, वो मेजरली अलग अलग प्रोविजन है इसमें। देखो कैसे, जो सबसे पहली स्पेशल मेजोरिटी है वो 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग है प्लस 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ है। ये कब यूज़ करते हैं? जब हमें रिमूव करने होता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज। मैं अभी आपको ऊपर बता के आई हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, अच्छा एक बात और ध्यान रखना, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल आपका केवल और केवल पार्लियामेंट में आता है, क्योंकि हमारे पास स्टेट्स के पास कोई ऐसा
रास्ता नहीं है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सके, उनके पास पावर नहीं है। सो किसी भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या काउंसिल में नहीं आएगा, केवल और केवल पार्लियामेंट में आएगा, मतलब सेंट्रल लेवल पे आता है। इसी में सेकंड स्पेशल मेजोरिटी में 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ प्लस 50% ऑफ स्टेट अप्रूवल। ये कब होगा? फेडरल मैटर्स में। मैंने साथ में ये भी लिखा है ये यूज कब कब होती है, ठीक है। कोई भी स्टेट का फेडरल मैटर होगा, कोई आपको बाउंड्री चेंज करनी है, नेम चेंज करना है, आर्टिकल हमारे 2 और 3 से बात करते हैं ना, सो तब ये वाली मेजोरिटी होगी। अदरवाइज सिंपल होगी 50 हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के रिमूवल के टाइम पे कि 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग है और 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ है। देखो मैंने आपको यहाँ ऊपर भी बताया था ना, 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग और मोर देन 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। देखो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट में 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, ठीक है, हो गया। अब देखो 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग एक सिंपल होती है आपकी, इसको राज्यसभा में राज्यसभा सेइंग पार्लियामेंट टू मेक लॉज ऑन द स्टेट सब्जेक्ट, जो भी हम ऊपर पढ़ के आए, तब 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग कर देते हैं उसमें, ठीक है। और इफेक्टिव मेजोरिटी क्या होता है? टोटल स्ट्रेंथ में से माइनस कर देना जो डेड हो गए, जिनकी जो सीट्स मतलब आपकी वेकेंट रह गई, जो बीमार हो गए, ठीक है, उसका 50% ले लेना, ठीक है। डेड, डिस्क्वालीफाई या रिमूव हो चुके हैं जो, सो टोटल स्ट्रेंथ में से डेड, डिस्क्वालीफाई, रिमूव को माइनस करके उसका 50% ले लेना इज योर इफेक्टिव मेजोरिटी। सो आई होप आपको 6 की 6 मेजोरिटी क्लियर हो गई होंगी। स्टिल कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, और प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल डॉक्टर CDS, ताकि हम नेक्स्ट पार्ट में अपने अब कंप्लीट धीरे धीरे करके पॉलिटी को कंप्लीट कर लेंगे। और बाकी हम लेक्चर्स भी इस चैनल पे CDS और NDA के लिए उसके एग्जाम से पहले विद रिवीजन एंड फ्लो चार्ट्स कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।